नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल की केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ प्री बजट बैठक में दिए गए कई अहम सुझाव। कोरोना का बढ़ रहा खतरा, हरियाणा के स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। हरियाणा में 2000 किसानों पर दर्ज एफआईआर रद्द, दिल्ली कूच के दौरान लगाई गई थी गंभीर धाराएं। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बैठक खत्म हो गई है। प्री बजट की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्री की बैठक बुलाई थी, जिसमें सीएम ने कहा कि अभी तक राज्यों को जीएसटी का शेयर केवल उपभोग व उपयोग पर ही मिलता है, उत्पादन पर नहीं मिलता। इससे राज्य सरकार अपने राज्यों में उत्पादन यूनिटों के विस्तार पर फोकस नहीं कर रही है। सीएम ने कहा कि यदि लंबे समय तक यह नीति चली तो इसका उन राज्यों में विपरीत परिणाम सामने आएगा जहां जमीन महंगी होती जा रही है। राज्य सरकार औद्योगिक विकास और विस्तार पर फोकस करें, इसके लिए यह जरूरी है कि उत्पादन पर भी जीएसटी का शेयर राज्य सरकार को मिले। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की तरफ से मांग की गई है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड हमें कम दर पर और लोन दे और राखी गढ़ी के लिए अलग से लोन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि गरीबों के लिए जो योजना है उसके लिए ब्याज माफी योजनाएं बनाएं और एमएसएमई में एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि हेल्थ में हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं, जिसमें से 19 जिलों में काम चल रहे हैं। वहीं हरियाणा में ओमिक्रॉन की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में किसी नई तरह की पाबंदियों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। फिलहाल 1 जनवरी से दोनों वैक्सीनेशन की डोज जरूरी वाले नियम में कुछ जगह को देखा जा रहा है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी, जो सामान्यतया केंद्र के बजट से पूर्व परामर्श के लिए बुलाई जाती है। उसमें सभी प्रदेशों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, हमने भी कुछ सुझाव दिए हैं। पहला विषय तो हरियाणा के बारे में मैंने बताया कि हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है उसको हमने बहुत अच्छी प्रकार से मेंटेन किया हुआ है। कोविड के बावजूद भी जो सीमा एफआरबीएम की 5% कर दी गई थी 2021 में, हमने 2.90 पर ही मेंटेन किया हुआ है। हमारे आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से हमने उसका एक प्रकार से सुधार लाने की दृष्टि से वी शेप, क्योंकि कोविड के बाद जो एक डाउन आर्थिक स्थिति हुई थी उसको वी शेप ऊपर उठाने के लिए, उसके लिए भी अलग से हमने अपनी रणनीति बनाई है। तो भी जो केंद्र का बजट है उसके नाते से पहला एक सुझाव मैंने दिया कि जीएसटी जो कंजम्पशन बेस्ड है वो हमारे यहाँ चूँकि प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, हमने एकदम प्रोडक्शन बेस्ड तो नहीं कहा, लेकिन हाइब्रिड एक मॉड्यूल बनाया जाए जिसमें कंजम्पशन भी और प्रोडक्शन भी, ये दोनों को ध्यान में रख करके किया जाए, ताकि उसमें से प्रोडक्शन करने वाले प्रदेशों को भी उसमें ज़्यादा लाभ हो सके और रोज़गार वहाँ बढ़ाया जा सके। फिर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में जैसे नाबार्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.75% इंटरेस्ट पर कर्ज देता है, इसी प्रकार से अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट पर भी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड 2.75% पर हमको ऋण उपलब्ध कराए, ताकि हम एनसीआर में और तेज़ गति से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकें। राखी गढ़ी के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वो केंद्र, ऐसा विश्वविख्यात केंद्र है, वो बनेगा, तो उसके लिए बजट का को प्रावधान किया जाए। मुद्रा स्कीम में जो गरीब परिवार हैं, खास करके जैसे हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना चलाई है, उसमें बड़ी संख्या में लोगों को मुद्रा के माध्यम से जो लोन मिल रहा है, उसमें भी सेंटर जो है उसका इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज माफ़ी, ये उनकी कोई एक योजना बनाए, इस प्रकार से हमने कहा है। एफपीओस जो किसानों के संगठन होते हैं, उनकी ऋण की सीमा, उनकी सब्सिडी की सीमा 2 करोड़ रुपया है, उसको भी बढ़ाया जाए, ताकि कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स भी वहाँ फूड प्रोसेसिंग के वो सब संभव हो सके लगाना, तो इसलिए उसकी जो उनको ग्रांट है उसकी सीमा बढ़ाई जाए। एमएसएमई का भी बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है।
इसमें एक्सपोर्ट के लिए कुछ सब्सिडी का निर्धारण किया जाए ताकि वो लोग भी एक्सपोर्ट कर सकें और हमें कंटेनर्स भी उपलब्ध कराएं ताकि हम उनके सामान को जो पोर्ट्स हैं वहाँ तक भेजने की अपनी व्यवस्था कर सकें। कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए अलग से 50 वर्ष की एक राशि प्रांतों को सेंटर उपलब्ध कराता है, वो भी ब्याज मुक्त होती है, तो 50 वर्ष बाद उसको रिफंड करना, वापस करना होता है, लेकिन वो राशि बहुत कम है। हमें पिछले वर्ष में सिर्फ 91 करोड़ रुपया मिली है। हालांकि कोविड के कारण से ये कम हुई है, इससे पहले थोड़ा ज़्यादा मिलती थी, लेकिन उसकी सीमा भी बढ़ाई जाए और हमारे जैसे प्रदेश जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल के आसपास बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है, तो इसके लिए हमने अपनी मांग 5000 करोड़ रुपए की एक मांग भी रखी है नए बजट में। तो इस प्रकार से कुछ मांगे, कुछ सुझाव ये हमने उनके सामने रखे। हरियाणा सरकार ने कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के सामने आने पर 1 दिसंबर से स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ खोलने का निर्णय टाल दिया था। प्रदेश में कोरोना के बढ़ रहे केसों को लेकर सरकार सख्ती बरत रही है। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि स्कूल जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अभी हरियाणा में ओमिक्रॉन का खतरा नहीं है, सभी स्कूलों में नियमों का पालन किया जा रहा है और सभी स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर हालात बिगड़े तो ही फैसला लिया जाएगा और उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। नए साल के जश्न से पहले करनाल जिला प्रशासन की ओर से एक प्रेस वार्ता करते हुए कोविड गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव, एसपी गंगाराम पुनिया और सिविल सर्जन एक संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा 24 दिसंबर को जारी की गई गाइडलाइंस को एक बार फिर से दोहराया। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि नए साल के जश्न से पहले कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कुछ पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इनमें रात 11 बजे से शुरू होने वाला नाइट कर्फ्यू सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके तहत 11 बजे के बाद किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि शादी जैसे समारोह में शामिल होने वालों की संख्या भी अब घटा दी गई है और इसी के साथ 1 जनवरी से बैंक, सरकारी दफ्तरों और बसों समेत तमाम सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क और कोरोना वैक्सीनेशन न लगवाने वालों की एंट्री पर पूर्णतः बैन रहेगा। मुख्य उद्देश्य इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का ये है कि आप सब लोगों को मालूम है कोरोना के जो केसेस हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन का भी जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है। करनाल में भी एक मामला कुछ दिनों पहले सामने आया था और इस सिलसिले में सरकार ने 24 तारीख को एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी कि आगे किस तरीके से सुरक्षित महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, ये जो इसके अंडर जो प्रोविजंस हैं वो जारी हुए थे। अभी हमने आपकी ब्रीफिंग से जस्ट पहले संबंधित जितने भी अधिकारी थे, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, होटल, रेस्टोरेंट, उन सबको हमने इन प्रोविजंस के बारे में बताया है और उनकी मीटिंग ली है। मुख्य जो बातें बताई गई है वो मीडिया के साथी आज आप सारे हैं, तो इनके थ्रू जितने भी करनाल वासी हैं सबको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये कि नाइट मूवमेंट्स जो हैं वो 11 बजे के बाद रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। एज ऑफ नाउ जो ऑर्डर्स हैं वो हो सकता है आने वाले आजकल में सरकार ये समय में तब्दीली करके और पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगाने पे विचार करे। तो 11 बजे से रेस्ट्रिक्टेड रहने का तात्पर्य ये है कि 11 बजे के बाद कोई भी नॉन इमरजेंसी चीज़ें नहीं होंगी। नॉन इमरजेंसी चीज़ों का मतलब होगी कि लोग पार्टी के लिए इकट्ठे होना, शादियों में जाना, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस करना, तो 11 बजे के बाद कोई भी ऐसी गतिविधि अलाउड नहीं होगी। तो कई सारे क्वेरीज क्वेश्चंस आ रहे थे कि न्यू ईयर पे कितने बजे तक हम पार्टी कर सकते हैं, तो 11 बजे के बाद नो वन शुड बी ऑन द रोड्स। तो जो भी आयोजक हैं, चाहे वो शादियों के हों, पार्टीज के हों, वो ये एंश्योर कर लें कि इस प्रकार से अपना फंक्शन खत्म करें ताकि 11 बजे लोग अपने घर वापस पहुंच जाएं। नंबर 2, जो कैपेसिटीज हैं वो 50% या इंडोर में 200, आउटडोर में 300 मैक्सिमम, इनमें जो भी कम है। यानी अगर किसी हॉल की क्षमता 1000 है तो इंडोर हॉल है तो सिर्फ 200 लोग अलाउड हैं। अगर उसकी क्षमता ही 100 है तो फिर सिर्फ 50% अलाउड है। उससे ज्यादा लोग जो है उस वहां इकट्ठे ना हो। आउटडोर में सर, आउटडोर में 300 की क्षमता है मैक्सिमम और 50% ऑफ द कैपेसिटी। तीसरा, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, फैसिलिटीज हैं, उनमें सिर्फ फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग ही अलाउड होंगे। तो आज हमने सभी विभागों को कहा है, एक तो सेक्रेटरीट की बिल्डिंग हो गई, सरल केंद्र हो गए, तहसील हो गई, सब डिविजनल कॉम्प्लेक्सेस हो गए, एसडीएम ऑफिसेस, बैंक्स हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें, प्राइवेट बसें, ये डिपो, राशन डिपो की दुकानें, जितने भी पब्लिक फैसिलिटीज हैं, आउटलेट्स हैं, इन सब के सब में फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग ही अलाउड होंगे। फुल्ली वैक्सीनेटेड से मतलब है जिसकी 2 डोज लग चुकी हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, स्वाभाविक सी बात है, जिनकी 1 ही डोज लगी है और दूसरी डोज अभी चूंकि 3 महीने 84 दिन पूरे नहीं हुए तो दूसरी डोज की
अभी उसकी शेड्यूलिंग नहीं हुई, तो वो अपना फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो उनको अलाउ किया जाएगा, ये मान के कि सेकंड डोज का अभी समय इनका आया नहीं है। इसके लिए सेक्रेटरीट के बाहर भी जितनी भी एंट्रीज हैं वहाँ लोग खड़े किए जाएंगे, जितने भी बैंक्स हैं, बसें हैं हमारी, सब में बाहर बैनर लगाया जाएगा कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो नो सर्विस विदाउट एनी वैक्सीनेशन, नो सर्विस इफ नो वैक्सीनेशन। 27 नवंबर 2020 को डबवाली शहर थाना प्रभारी ईश्वर सिंह की शिकायत पर 8 से 12,000 अज्ञात किसानों पर दर्ज की गई एफआईआर को आखिरकार पुलिस ने अब रद्द कर दिया है। बीते वर्ष केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के हजारों आंदोलनकारी किसानों ने 25 व 26 नवंबर को दिल्ली कूच के लिए डबवाली बॉर्डर से हरियाणा में प्रवेश किया था। डबवाली थाना पुलिस ने 27 नवंबर को अज्ञात किसानों पर मामला दर्ज किया था। इस मुकदमे को रद्द करने की प्रक्रिया दौरान डबवाली अदालत में शिकायतकर्ता तत्कालीन शहरी थाना प्रभारी ईश्वर सिंह के बयान दर्ज हुए। थाना प्रभारी के बयानों के आधार पर कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर को रद्द कर दिया। थाना प्रभारी ओम प्रकाश के मुताबिक यह एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ थी। मामला अनट्रेस होने की वजह से इसको अब रद्द कर दिया गया है। बता दें कि सरकार ने किसान आंदोलन दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द करने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन समाप्त हो गया था। सरकार ने अपने आश्वासन के मुताबिक किसान आंदोलन दौरान हरियाणा में किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया कुछ दिन पहले ही शुरू की थी। हरियाणा सरकार ने सभी जिलों के डीसीज व पुलिस अधिकारियों से विभिन्न जिलों में किसानों पर दर्ज मुकदमों को रद्द किए जाने को लेकर कमेंट्स मांगे थे। यमुनानगर के फरकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ते विष्णुनगर में पुश्तैनी मकान के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की जान ले ली। मृतक की पत्नी ने अपने पति अनिल की हत्या का आरोप अपने देवर नरेश और उसके ससुराल पक्ष के 6 लोगों पर लगाया है। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की पत्नी की शिकायत पर नरेश कुमार सहित उसके ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। वहीं उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। क्या मामला सर, किस मामले को लेकर आज आप यहाँ हैं? ये अनिल कुमार है, इनकी कल शाम को थोड़ी बोलचाल झगड़ा हुआ था और इसके ब्रदर नरेश कुमार के ससुराल वाले थे जो जगाधरी के रहने वाले थे। इनका मकान के बारे में कोई था झगड़ा, वो आए यहाँ पर इनके साथ हाथापाई हुई, झगड़ा होया और फिर ये पता नहीं क्या हुआ, इनको अचानक गिर गए और उनको लेके गए हॉस्पिटल में, डेथ हो गई इनकी अनिल कुमार जी की। तो ये है मेरा। क्या नाम था उनका? मरने वाले का नाम अनिल कुमार है। कहाँ के रहने वाले? विष्णुनगर का, जगाधरी। उम्र कितनी? उम्र लगभग 62 साल। कितने बंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया? 4-5 आदमी है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हाथापाई में उन्हीं को चोट लगी है या किसी और को भी चोटें आई हैं? नहीं, किसी और को कोई चोट नहीं है। बाकी चोट तो इसको भी कोई जाहिर चोट तो है नहीं, वैसे गुम चोटें हो सकती हैं। जैसा इसके परिजनों ने बताया हमारे को भी, ऐसे झगड़ा हुआ था, मारपीटाई हुई है जी, और इस वजह से इसकी मौत हुई है। बाकी तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। तो कितने बंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया? ये बंदे हैं 3-4 बंदे हैं, बाकी अन्य भी हैं। क्या नाम है सर, नाम बताएंगे उनके? उस नाम तो मनीष है, पन्ना लाल है, ये मनन है, जगाधरी के है ये, और एक चड्डा है वहीं का, जगदीश चड्डा। अच्छा। और ये जगदीश चड्डा है जो ये इनका पड़ोसी है वहीं का, विष्णुनगर। हम मुकदमा दर्ज कर लिया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर क्या कोई गिरफ्तार भी हुआ? नहीं, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जैसे देखेंगे। रादौर के सरकारी कॉलेज में कार में सवार होकर आए 2 युवकों ने कॉलेज के गेट के पास हवाई फायर किया। इन युवकों द्वारा अचानक की गई फायरिंग से कॉलेज गेट से बाहर निकल रहे छात्र भी सहम गए और वापस कॉलेज की ओर भाग गए। बाद में दोनों युवक हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। युवकों द्वारा की गई फायरिंग की यह घटना कॉलेज में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फायरिंग की सूचना पाकर रादौर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में कार्रवाई शुरू की। पुलिस का कहना है कि मौके से गोली का एक खोल बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवकों की तलाश में जुटी हुई है। इसमें हमें सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम से कि वहाँ फायरिंग हुई है गवर्नमेंट कॉलेज रादौरी में। मैं मौके पे गया था
और वहाँ पर जांच पड़ताल करी, मौका मुलाजा कराया, CCTV कैमरे चेक किए हैं, जिसमें हमें एक राउंड फायरिंग हुआ मिला, जिसका कारतूस हमने पुलिस कब्जा में ले लिया है और CCTV कैमरे चेक कर रहे हैं। बाकी पुलिस तफ्तीश में जारी है। वो एक गाड़ी में आए थे, CCTV कैमरे चेक कर रहे हैं हम, उसमें एक गाड़ी थी XUV जी, वो दिखाई दे रहा है, नंबर क्लियर नहीं हो रहा उसका। बाकी हम तफ्तीश में निकाल लेंगे इसको, सारी चीज़ को। कितने युवक थे सर? 2 युवक थे, अंदर परिसर के बाहर भी करी फायरिंग और अंदर भी? बाहर भी और अंदर भी फायरिंग की, उसमें CCTV में नज़र आ रहा है। बाकी हम क्लियर कर देंगे। नहीं, ये बच्चों का आपस में प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन वगैरह के चक्कर में एक दूसरे प्रेसिडेंट बनाना सोच रहे थे। अभी तक जो पता लग रहा है हाँ जी, उसी को लेकर है। उसी को लेकर आपस में फायरिंग करी, एक दूसरे प्रेसिडेंट बनाने के लिए। मैं उस पार्टी से प्रेसिडेंट हूँ, उस चक्कर में फायरिंग हुई है। ये मेरे प्रिंसिपल साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा आउटसाइडर थे ये। आउटसाइडर बाकी जैसे जांच पड़ताल में बाद में क्लियर तो बाद में होगा ना। शिक्षा नियमावली रूल 134A के तहत शिक्षा विभाग द्वारा एडमिशन देने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाए जाने के बाद फिर भी बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। स्कूल संचालकों का तर्क है कि मामला माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन है और जब तक कोर्ट के आदेश स्पष्ट नहीं होते तब तक वे बच्चों को मुफ्त एडमिशन देने में असमर्थ हैं। वहीं DO ऑफिस पहुंचे अभिभावकों ने कहा है कि रूल के तहत एडमिशन मिलने के चक्कर में उन्होंने TC भी ले ली और अब जहां पर एडमिशन मिलना था वहां पर एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में कई दिनों से बच्चे घर पर बैठे हैं और उनकी एजुकेशन प्रभावित हो रही है। देखिए, हम पहले दिन से इसी बात के लिए बोल रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम बच्चों की एडमिशन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें 6 से 7 साल हो गए हैं बच्चों की एडमिशन करते हुए, और जो उसकी 134A की त्रुटियां हैं उनको बार बार लगातार रिक्वेस्ट करने के बाद, चिट्ठियां देने के बाद, रिप्रेजेंट करने के बाद भी अगर पूरा नहीं किया जा रहा है, तो अब हम कोर्ट से एक डिसीजन लेके आए हैं जिसमें हमें ये कहा गया है कि हमारे खिलाफ कोई भी कोएर्सिव एक्शन नहीं किया जा सकता अगर हम एडमिशन ना करें तो हम तो कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने भी मानना है कि इस सारे सिस्टम में त्रुटियां हैं, तभी ये ऑर्डर निकाला है। इसलिए वो ऑर्डर पहले के ऑर्डर की तरह हमारे लिए अमान्य है। हम डिपार्टमेंट को 18 अक्टूबर से चिट्ठियां लिख रहे हैं। पहली रिप्रेजेंटेशन हमने DO साहब को 18 अक्टूबर को दे दी थी, जिसमें हमने बोला था कि इस बार अगर त्रुटियां नहीं की गई तो हम एडमिशन नहीं करेंगे। सारा एडमिशन प्रोसेस उसके बाद शुरू किया गया है। उसके बावजूद भी जब अलॉटमेंट हुई, जब नंबर आए, तो हमारी HPSC ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्टर लेवल पे, CM लेवल पे, DO लेवल पे, हर लेवल पे हमने इसको रिप्रेजेंट करके ये बताया है कि यह गलत हो रहा है और इन खामियों को दूर किया जाए ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो और हम बच्चों की एडमिशन कर सकें। मैडम, क्या नाम है आपका और क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम नीतू है और मेरी समस्या ये है कि 134 के फॉर्म भरे थे मेरे बच्चों ने, पर उनको एडमिशन नहीं दिया गया। फॉर्म रख दिए और TC भी कटवा दिया है। और मेरा बच्चा 9th में है, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है बच्चे का। ना हम उधर से भर पा रहे, ना इधर से भर पा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो हमने पुराने स्कूल से TC लिया, उन्होंने बच्चों को ऑनलाइन स्कूल बच्चों को हटा दिया है। बच्चा ऑनलाइन भी घर में बैठ के क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा। अब बताओ हम लोग क्या करें? ना बच्चा घर का रहा, ना बाहर का रहा। हम यहाँ DC में आते हैं तो वो कहते हैं स्कूल चले जाओ, स्कूल में जाके तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। हमें तो स्कूल वाले कहते हैं अभी हम अपनी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, अभी कभी तुम 2 बच्चे में, हम तो 2 महीने में तुम्हारे बच्चों को कोर्स कैसे पूरा कराएंगे, तुमने पहले सोचा नहीं था। अब हमें थोड़ा पता था, सरकार ने फॉर्म निकाले, हमने तो इसलिए भर दिए क्योंकि पीछे भी सरकार ने फॉर्म बंद कर दिए थे। हाँ, हमें थोड़ा पता था ये लोग स्कूल में एडमिशन ही नहीं देंगे। अब आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि हमारे बच्चों को या तो प्रीवियस स्कूल में ही एडमिशन दिलवा दें, नहीं तो ये अपने स्कूल में एडमिशन दे। बस यही डिमांड है कि हमारे बच्चे दोबारा से पढ़े। 31 तारीख फैसला नहीं होता तो उसके बाद क्या डिमांड रहेगी? हमारी डिमांड तो यही है कि या तो हमें प्रीवियस स्कूल दोबारा से दे दे ताकि हम बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लें, हमारा बच्चा दोबारा से पढ़ाई करनी शुरू कर दे। करनाल जिले के निसिंग के गांव बस्तली के राजकीय प्राइमरी स्कूल के मुख्य गेट के सामने लगभग 1 फीट तक गंदा पानी खड़ा हुआ है। अध्यापक और स्कूल में पढ़ने वाले छात्र गंदे पानी से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह हालात आज नहीं बने बल्कि पिछले 2 साल से यहां पर पानी खड़े होने की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा यहां एक बोरवेल भी लगवाया गया था जिसमें गंदा पानी डाला जा सके, लेकिन वह भी कुछ दिनों बाद बंद हो गया। कुछ महीनों पहले स्कूल के आगे से स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र गुजरे। जब उनकी नजर इस गंदे पानी पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत पंचायती राज के BDPO को फोन लगाया और जल्दी साथ लगते जोहड़ की खुदाई करने के निर्देश दिए ताकि सड़क और स्कूल में पानी ना भरे। उनके आदेशों पर जोहड़ की खुदाई का काम शुरू किया गया, लेकिन बारिश के चलते वह काम भी अधूरा रह गया। स्कूल के शिक्षकों की माने तो कई बार इस समस्या की शिकायत BDPO और संबंधित विभागों के अधिकारियों से भी की गई है, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। निकाल के तब अंदर जाते हैं, फिर वहाँ पे धो के फिर अपना क्लासरूम में जाते हैं।
इतना बुरा हाल है ना, बिल्कुल स्कूल के अंदर तक पानी चला जाता है। बच्चे, छोटे बच्चे तो गिर भी जाते हैं कई बारी। कहीं ना कहीं डर भी है, सांप वगैरह यहाँ पर स्कूल के अंदर निकलते हैं भैया, सांप भी निकलते हैं। तो आप हरियाणा के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? एक तो तरफ तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया जाता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर पढ़ने को तो बेटियां मजबूर हैं, यहाँ पर पानी में होकर गुजरना पड़ता है, गंदे पानी में। डेंगू की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, उसको कोई प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। आपने इसकी शिकायत BDPO पंचायती राज के वहाँ भी किया है, तो इसकी कोई समस्या हल नहीं हुई अभी तक, क्या कहना चाहेंगे? समस्या तो हल हुई नहीं, समाधान तो निकला नहीं है कोई भी। क्यों? और यहाँ पे ये रही बात कंप्लेन की, कंप्लेन तो सर ने कई बार की है। ये जोड़ है जो ये साफ़ करवाया गया था, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर ये यहाँ भी पानी भरना शुरू हो गया, वहाँ अंदर भी पानी भरना शुरू हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि जो आपने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसको धरातल पर भी लेके आए। मैडम जी, आप फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।